हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवेरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में पाते हैं कि कुछ छात्र किसी विषय को अपने पिछले ज्ञान में विस्तृत अंतर के कारण समझ नहीं सकते, आप क्या करेंगे? तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। और ऑप्शन है, उनकी मदद करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, या फिर माता पिता से घर में मदद करने के लिए कहेंगे, या अगला ऑप्शन है अपनी कक्षा को जारी रखेंगे, प्रधानाध्यापक की मदद लेंगे। तो बात क्लास की है और हमें ही बच्चों को पढ़ाना है, तो ऐसे में हमें प्रधानाध्यापक की मदद नहीं लेनी है। साथ ही अपनी कक्षा को जारी रखना, यानी कि बच्चों को इग्नोर करके अपनी कक्षा जारी रखना, तो ये भी नहीं करना है। इसके अलावा माता पिता से घर में मदद करने के लिए कहेंगे, तो ये भी सही नहीं है। हमें क्या करना है, यदि बच्चा किसी भी कारणवश समझ नहीं पा रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी मदद करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। मतलब क्लास में भी पढ़ाएंगे, साथ ही उन्हें एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ग में छोटे बच्चों का एक समूह लापरवाह हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उनका ध्यान पुनः प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है? कहने का मतलब ये है कि एक बच्चों का एक समूह है जो कि लापरवाह हो गया है, तो हम ऐसा क्या करें कि उनका ध्यान फिर से वापस पढ़ने की तरफ आकर्षित किया जाए या उनका ध्यान लग सके, ऐसा हमें क्या करना है? एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि, उस अवधि के लिए वर्ग को निलंबित करना। तो हमें निलंबित तो करना ही नहीं है, ये हमने आरटी एक्ट 2009 में पढ़ाया था कि बच्चों को ना निलंबित करना है, ना ही किसी प्रकार का दंड देना है, तो ये हम नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों से ध्यान देने के लिए कहना और बच्चों को खेलों के लिए बाहर भेजना। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बेहतर आंसर होगा वो ये रहेगा कि यदि हम उनसे कोई गतिविधि करवा देते हैं तो फिर उनका जो ध्यान है वो उस काम में लगेगा, क्योंकि गतिविधियों के द्वारा जब हम सिखाते हैं तो बच्चा सक्रिय हो जाता है और वह चीज़ों को सीखता भी है, करता भी है। यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज अपने एकांत में किए गए कार्य को साझा करने को एकदम तैयार नहीं है, यह दर्शाता है कि वह एक लोकप्रिय बच्चा है, अस्वीकृत बच्चा है, ईर्ष्यालु बच्चा है, या फिर एक खुश बच्चा है। तो यदि वह अपने काम को साझा करने के लिए तैयार नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? एक लोकप्रिय बच्चा है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो लोकप्रिय लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। मान लो कि जो भी उन्होंने काम किया उसको वो साझा करेंगे। ईर्ष्यालु बच्चा भी सही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ईर्ष्यालु या किसी से ईर्ष्या ऐसा कुछ नहीं दर्शा रहा है। और खुश बच्चा है, ये भी नहीं सही होगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सेकेंड नंबर, यानी कि वह एक अस्वीकृत बच्चा है, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस चरण में शारीरिक वृद्धि तेज होती है? प्रारंभिक बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और स्कूल युग। तो जब हमने विकास पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत हमने वृद्धि को भी पढ़ाया था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो शारीरिक वृद्धि होती है कब तेज होती है? प्रारंभिक बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर स्कूल युग में। तो जो सबसे ज़्यादा तेज वृद्धि होती है वो होती है शैशवावस्था में, और उसी को हम प्रारंभिक बचपन भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? पावलोव, मैकडूगल, पियाजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हमने पियाजे को पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि पियाजे ने 3 सिद्धांत दिए थे, एक तो नैतिक विकास का, भाषा विकास का और संज्ञानात्मक विकास का। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि एक बच्चे के जो पहले शिक्षक होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। एक शिक्षक को होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों के बारे में जानकारी, उपरोक्त सभी। तो एक शिक्षक को अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही उसे छात्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह बच्चों को सही से सिखा सकता है। इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना का निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है? प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ये भी जब हमने पाठ्य योजना को पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था कि पाठ्य योजना का जो निर्माण किया जाता है वो हम छात्रों को ध्यान में रख कर करते हैं, इसलिए इसका जो केंद्र बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र। आमतौर पर विकास के चरणों में निम्नलिखित में से किस अवधि को संघर्षों की अवधि कहा जाता है? बचपन को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो संघर्ष की अवधि कहा जाता है किशोरावस्था को। ये भी आसान क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही रहेगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ग अध्यापन में समूह गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? शिक्षक के काम का बोझ कम करने के लिए, सीखने में अधिकतर बच्चों को भाग लेने के लिए, अवधारणा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए, या फिर छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वर्ग अध्यापन में, यानी कि क्लास में जब अध्यापन करवाया जा रहा है तो वहाँ पर समूह गतिविधियों का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षक के काम का बोझ कम करने के लिए ये सही नहीं है, और सीखने में अधिकतर बच्चों को भाग लेने के लिए, या फिर प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए, या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है वो सही हो जाएगा, सीखने में अधिकतर बच्चों को भाग लेने के लिए। यानी कि जब हम गतिविधियाँ करवाते हैं, समूह में गतिविधियाँ करवाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लेते हैं, सक्रिय रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए समूह गतिविधियों का जो मतलब होगा या उद्देश्य होगा वो यही होगा कि सीखने में अधिकतर बच्चों को भाग लेने के लिए, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता सामाजिक संरचना का एक रूप माना जाता है। तो प्राथमिक, माध्यमिक या फिर सक्रिय या स्थिर? तो आनुवंशिकता को जब हमने पढ़ाया था, वंशानुक्रम और विकास को, तो इसमें भी अच्छे से इसको बताया था कि जो आनुवंशिकताएं होती हैं या जो वंशानुक्रम हमारे गुण होते हैं वो क्या होते हैं। प्राथमिक उनको नहीं मान सकते, माध्यमिक भी नहीं और सक्रिय भी नहीं। इसके अलावा जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो स्थिर होते हैं, यानी कि वो एक ही बार डिसाइड हो जाते हैं, उनको फिर चेंज नहीं किया जाता। तो इसलिए जो आनुवंशिकता सामाजिक संरचना का एक रूप माना जाता है उसको माना जाता है स्थिर को, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास कार्य बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? साधारण खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, एक मर्दाना या स्त्री की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल करना, या फिर आयु वर्ग में साथ मिलकर सीखना। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है कि कौन सा बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो साधारण खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, ये वाला सही रहेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल करना, ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मतलब यहाँ पर ऐसे है कि जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, मतलब अपने कामों को करने लगते हैं, जबकि उससे पहले शैशवावस्था में, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह बड़ों पर निर्भर होता है, बल्कि बाल्यावस्था तक आते आते वह स्वतंत्र हो जाता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा आयु वर्ग के साथ मिलकर सीखना, ये भी करते हैं, अपने साथ के बच्चों के साथ मिलकर के सीखते हैं चीज़ों को, जबकि इस अवस्था में एक मर्दाना या स्त्री की सामाजिक भूमिका को वो नहीं प्राप्त करते हैं, अभी छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित रहेंगी या ये सारी चीज़ें इनके लिए उपयुक्त हैं। जबकि जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है ये वाला उपयुक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के अध्ययन में आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज और लंबवत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास के अध्ययन में आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है लंबवत, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत बताता है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वह होती है जो एक शिक्षक छात्र के रुचि को जगाने में सफल होता है? प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य धारण, साहचर्य का सिद्धांत। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वही होती है कि जब एक शिक्षक छात्रों में रुचि जगाने में सफल होता है। तो एक शिक्षक छात्रों में रुचि किस प्रकार से जगाता है? बच्चों को प्रेरित करके। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक 7 वर्ष का छात्र कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं पढ़ पा रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि उसे कम स्तर का अभ्यास कराए, माता पिता को सूचित करे, उसे उसी स्तर की कक्षा में डाल दे, या फिर विशेषज्ञ सहायता से कारण जानने का प्रयास करे। तो यदि कोई भी बच्चा ऐसी कंडीशन में है कि वो सीख नहीं पा रहा है, सीखने में असफल है किसी भी चीज़ को, तो हमें उसके कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है,
इसलिए जो ऑप्शन हमारा 4 नंबर यानी कि विशेषक सहायता से कारणों को जानने का हमें प्रयास करना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता सामाजिकता सामाजिक संरचना का एक रूप माना जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी हमने डिस्कस किया था, यानी कि इसका जो ऑप्शन 4 नंबर सही है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, एक आकलन फिर खाली स्थान है यदि एक ही छात्र के साथ समान परिणाम हर बार प्राप्त करता है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ऐसा आकलन क्या कहलाता है जो कि हर बार मतलब किसी भी छात्र के साथ समान परिणाम प्राप्त करता है। तो ऐसा आकलन वैध आकलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक मूल्यांकन है जो माप के लिए क्या उपाय करने हैं की माप करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मूल्यांकन का क्या कहलाता है जो ये बताता है कि माप के लिए क्या उपाय करने हैं। तो ऐसा मूल्यांकन भी वैध मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा में क्या कहा जाता है। मतलब शिक्षा की प्रक्रिया में जो प्रौद्योगिकी का हम उपयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है। आईटी कहा जाता है, आईसीटी, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। तो इसको भी हमने पढ़ाया है और इसको कहा जाता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी गलत है और संचार प्रौद्योगिकी भी गलत है और आईटी भी गलत है, यानी कि आईसीटी यानी सूचना संचार जो प्रौद्योगिकी होती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये आईसीटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक और फिर खाली स्थान प्रक्रिया से निकटता से जुड़े हुए हैं, अध्ययन से, लर्निंग से, मूल्यांकन से या फिर अवलोकन से। तो जो एक शिक्षक है वो सीखने की प्रक्रिया से निकटता से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि सीखने के माध्यम से ही वह बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं और उनमें उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। इस वजह से एक जो शिक्षक है वो सबसे ज़्यादा निकटता से जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है लर्निंग से, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से जोड़ता है। अधिगम और विकास समानार्थक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से संबंधित हैं, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो अधिगम है वो विकास से पीछे रहता है, और इसके अलावा अधिगम और विकास समानार्थक शब्द से मतलब है कि दोनों का एक ही अर्थ है, तो दोनों का एक ही अर्थ नहीं है। और विकास जो है वो अधिगम से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि जब किसी का विकास होता है या अधिगम होता है तो अधिगम के साथ साथ विकास भी होता है, और या फिर विकास होता है तो किसी भी चीज़ का यदि विकास हो रहा है, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, तो विकास और अधिगम एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अधिगम और विकास है वो एक जटिल तरीके से संबंधित हैं आपस में, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के मूल्य क्या हैं। चयन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्यार या फिर उपरोक्त सभी। अस्तित्ववाद का मतलब है कि कोई भी मनुष्य है तो उसे अपना अस्तित्व बना करके रखना है, तो इसके लिए इसके मूल्य क्या हैं। तो एक तो चयन की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। चयन की स्वतंत्रता से मतलब है यदि आप अपना अस्तित्व कायम करना चाहते हैं, अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर चयन से मतलब कि आपको जो भी करना पसंद है या आप जो कुछ करना चाहते हैं उस चीज़ का आप चयन करेंगे, उस चीज़ की आपको चयन की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, और फिर आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं बनेंगे, तो इससे आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी होगी और आपस में सभी से प्रेम के साथ भी रहना है, तो व्यक्तिगत प्यार भी होना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अस्तित्ववाद के मूल्य, इसलिए ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सुखवादी मूल प्रवृत्ति को प्रेरित करता है। यहाँ पर इद, सुपर ईगो, ईगो, सुपर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो इद सही हो जाएगा, क्योंकि जो इद होता है वो सुखवादी की मूल प्रवृत्ति को प्रेरित करता है, मतलब उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, सही गलत से उसे कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही रहेगा। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम विकास के
और फिर खाली स्थान होता है। मतलब वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो अधिगम है वो विकास के अग्रवर्ती होता है, अनुगामी होता है, अनुरूप होता है या फिर सन्मुख होता है। तो वाइगोत्स्की ने बताया है कि जो अधिगम है वो विकास के अग्रवर्ती होता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब वो विकास के आगे अधिगम होता है, यानी कि अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है, यानी कि उन्होंने अधिगम को विकास के अग्रवर्ती बताया है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वयस्कता की अवधि में सफलता जो प्यार के गुण की ओर ले जाती है, इस अवधि के दौरान विकसित होने वाली सही स्थिति को बताइए। तो इसको भी हमने अच्छे से समझाया था, जब हमने एरिक्सन का सिद्धांत समझाया था उसमें बताया था। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, चरण उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, अंतर बनाम अलगाव, अखंडता बनाम निराशा या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो वयस्कता की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। वयस्कता के लिए हमने बताया था कि जो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा अंतर्गत बनाम अलगाव। मतलब कि यदि आप जो भी प्रेम संबंध हैं उनमें आप सफल होते हैं तो अंतर्गत होगा, मतलब आप रिलेटेड रहेंगे, लोगों से जुड़े हुए रहेंगे। और यदि आप इसमें असफल होते हैं संबंधों में तो फिर अलगाव महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस होगा। इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो हमारा सेकेंड नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की फिर खाली स्थान की योग्यता का आकलन करता है। मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो किस योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर पहचान करने या फिर उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, उत्तर का निर्माण करने, उत्तर की व्याख्या करने। तो यहाँ पर बात बहुविकल्पी प्रश्नों की हो रही है, इस वजह से क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है यानी कि वहाँ पर आपको प्रश्न को चुनना है, चयन करना है। तो सही उत्तर की व्याख्या नहीं करनी है और ना ही किसी उत्तर का निर्माण करना है, क्योंकि वहाँ पर उत्तर का निर्माण नहीं करना है, बल्कि जो भी विकल्प दिए हुए हैं ऑप्शंस में उसी से हमें आंसर को पहचानना है। इस वजह से ये भी सही नहीं रहेगा और प्रत्यास्मरण भी नहीं। यानी कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या होता है कि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमें सही उत्तर की पहचान करनी है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए प्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, या सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखना एक साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भावनाओं, अधिगम और प्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन से आप सहमत हैं? तो सीखने के लिए प्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, ये वाला गलत है, क्योंकि भावनाओं की भूमिका रहती है। इसके बाद कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और सीखने के लिए भावनाओं को अलग रखना चाहिए, ये भी सही नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा कि प्रेरणा और सीखना एक साथ भावनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो 4 नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, या बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तो इसको भी हमने बताया था कि जो वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे जब खुद से बातें करते हैं तो वो अपने कार्यों को दिशा निर्देश देते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।